बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश के आसान असबाक हैं। मोहम्मद नाज़मीन अत्थर आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द एरोप्लेन मूविंग, ये आसान इंग्लिश है बोलने के एतबार से। जब कोई इब्तिदा में इंग्लिश बोलना चाहे तो ये सेंटेंस बोलेगा, जहाज को उड़ता हुआ देखेगा और कहेगा द एरोप्लेन मूविंग। लेकिन कुछ अर्सा ये सेंटेंस बोलते बोलते द एरोप्लेन मूविंग, 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 ये बोलना होता है, रिपीट करना होता है। जितना हम रिपीट करेंगे, हमारे जो मुंह के मसल्स हैं वो आदी होते हैं इंग्लिश बोलने के, और मसल्स की एक्सरसाइज और वर्जिश करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम आसान सेंटेंसेस को बार बार बोलें। द एरोप्लेन मूविंग, द एरोप्लेन मूविंग, द एरोप्लेन मूविंग, द एरोप्लेन मूविंग, ये 20 बार, 30 बार, 40 बार आप बोलेंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स आपकी ज़ुबान पर आते चले जाएंगे और आपकी स्पीकिंग इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी, रवानी आएगी। उसके बाद जब आप 20 बार, 25 बार ये सेंटेंस रिपीट कर चुके तो अब आप बोलें द एरोप्लेन इज मूविंग। द एरोप्लेन इज मूविंग की बजाय प्लेन का एन इज के अंदर आप मिला देंगे तो ज्यादा आसानी होगी बोलने में। द एरोप्लेन इज, द एरोप्लेन इज, निज, द एरोप्लेन इज मूविंग, द एरोप्लेन इज मूविंग, द एरोप्लेन इज मूविंग। इसका मतलब है कि हवाई जहाज उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उड़ रहा है। अगर हम ये कहें कि उड़ रहा था तो हम यूं बोलेंगे द एरोप्लेन वाज मूविंग, द एरोप्लेन वाज मूविंग। ये भी 20 बार, 30 बार आप बोलेंगे तो आपके मुंह, जुबान के मसल्स वो आदी हो जाएंगे इंग्लिश बोलने के। द एरोप्लेन वाज मूविंग, the aeroplane moving, the aeroplane is moving, the aeroplane was moving। और उसके बाद हम इजाफा करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, सेंटेंस को एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे और बढ़ा के हम कहेंगे क्विकली, क्विकली का इजाफा करेंगे। the aeroplane is moving quickly, the aeroplane is moving quickly, the aeroplane is moving quickly। अब उड़ना तेजी से भी उड़ा जाता है, आहिस्तगी से भी उड़ा जाता है। क्विकली का मतलब है तेजी से, यानी उड़ने की सिफत बयान की जा रही है। उड़ा किस स्पीड से जा रहा है, आहिस्ता स्पीड के साथ या तेज स्पीड के साथ। द एरोप्लेन इज मूविंग क्विकली। और कभी स्लोली भी होता है, आहिस्ता भी चला जाता है। द एरोप्लेन इज मूविंग स्लोली, द एरोप्लेन इज मूविंग स्लोली, द एरोप्लेन इज मूविंग स्लोली, यानी आहिस्तगी के साथ हवाई जहाज उड़ रहा है। अब एक सवाल है, सवाल ये है, इज द एरोप्लेन मूविंग क्विकली और स्लोली? क्या आपने जब ये कहा कि द एरोप्लेन इज मूविंग तो अब आप हमें ये बता दें कि वो क्विकली मूव कर रहा है या स्लोली, यानी उसकी मूविंग तेज है या आहिस्ता है। इज को अगर हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं या वाज को हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं तो खुद ब खुद वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में तब्दील हो जाता है, इस्तिफहामिया जुमले में तब्दील हो जाता है। उस जुमले का मफहूम सवाल के अंदाज में खुद ब खुद चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। इज द एरोप्लेन मूविंग क्विकली और स्लोली? क्या एरोप्लेन, हवाई जहाज तेजी के साथ मूव कर रहा है, उड़ रहा है, या आहिस्तगी के साथ? तो जब हमने ये देखा द एरोप्लेन इज मूविंग तो वो क्विकली मूव कर रहा है, इसलिए हमारा जवाब होगा इट्स मूविंग क्विकली, इट्स मूविंग क्विकली,
इट्स मूविंग क्विकली, इसका मतलब है ये इट्स से मुराद है एरोप्लेन, एरोप्लेन तेजी के साथ उड़ रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। एक लड़की चल रही है, द गर्ल वॉकिंग, द गर्ल वॉकिंग, द गर्ल वॉकिंग, द गर्ल वॉकिंग, ये 20-25 बार हम बोलेंगे द गर्ल वॉकिंग। ग्रामर के लिहाज से सेंटेंस दुरुस्त नहीं है, लेकिन बोलचाल के एतबार से इब्तदाई दर्जे में हम यही बोलेंगे द गर्ल वॉकिंग, द गर्ल वॉकिंग, द गर्ल वॉकिंग। उसके बाद जब 20 बार 50 बार हम ये सेंटेंस बोल लेंगे, फिर हम अगले लेवल पर आ जाएंगे और अगले स्टेज पर हम कहेंगे द गर्ल इज वॉकिंग, द गर्ल इज वॉकिंग। जैसे हमने प्लेन को हम ये बोला था प्लेन इज, एरोप्लेन इज, इसी तरीके से गर्ल का एल इज में हम मिलाएंगे द गर्ल इज, द गर्ल इज, द गर्ल इज वॉकिंग, द गर्ल इज वॉकिंग, द गर्ल इज वॉकिंग। इसका मतलब हुई कि बच्ची चल रही है, लड़की चल रही है। और अगर हम ये कहना चाहें कि लड़की चल रही थी, तो इज की जगह पर हम वाज बोलेंगे द गर्ल वाज वॉकिंग, द गर्ल वाज वॉकिंग, द गर्ल वाज वॉकिंग। तो हमने 3 सेंटेंसेस बोल लिए, द गर्ल वॉकिंग, द गर्ल इज वॉकिंग, द गर्ल वाज वॉकिंग, चल रही थी। अब बताना है, जब आदमी चलता है तो बाज़ औक़ात पाँव घसीट के चलता है जिससे आवाज़ पैदा होती है, बाज़ औक़ात ऐसे इस अंदाज के साथ चला जाता है कि जूतों की आवाज़ ना आए, आहिस्तगी के साथ। तो चलने के 2 अंदाज हैं, एक है खामोशी के साथ, एक है शोर के साथ। खामोशी के साथ को कहते हैं क्वाइटली, 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 क्वाइटली यानी खामोशी से। और शोर करते हुए चलना, इसको कहते हैं नॉइजिली, नॉइजिली, नॉइजिली। नॉइस शोर को कहते हैं NOISE, नॉइजिली यानी शोर करके चलना, जूतों की आवाज़ आए या पाँव पटकने की आवाज़ आए, नॉइजिली। तो हम अपने सेंटेंस को एक्सपेंड करेंगे, ज़रा बड़ा करेंगे कुछ प्रैक्टिस के बाद। 10-15 बार आपने कहना है द गर्ल वॉकिंग, फिर आपने 10-15 बार बोलना है द गर्ल इज वॉकिंग, फिर आपने कहना है द गर्ल वाज वॉकिंग, और उसके बाद आप बोलेंगे द गर्ल इज वॉकिंग क्वाइटली, द गर्ल इज वॉकिंग क्वाइटली, द गर्ल इज वॉकिंग क्वाइटली। और अगर शोर से बच्ची चल रही है तो आप कहेंगे द गर्ल इज वॉकिंग नॉइजिली, द गर्ल इज वॉकिंग नॉइजिली, द गर्ल इज वॉकिंग नॉइजिली। अब सवाल पूछा जाएगा, इज द गर्ल वॉकिंग क्वाइटली और नॉइजिली? आप बताएं कि क्या बच्ची खामोशी के साथ से चल रही है या शोर करके। इज द गर्ल वॉकिंग क्वाइटली और नॉइजिली? इज द गर्ल वॉकिंग क्वाइटली और नॉइजिली? इतना बड़ा सेंटेंस है, ये आप रवानी के साथ बोलेंगे, लेकिन वही तरतीब रखेंगे कि द गर्ल वॉकिंग, द गर्ल इज वॉकिंग, द गर्ल वाज वॉकिंग, द गर्ल इज वॉकिंग क्वाइटली, द गर्ल इज वॉकिंग नॉइजिली। इज द गर्ल वॉकिंग क्वाइटली और नॉइजिली, बगैर रुके। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे 10 बार 15 बार फर्स्ट सेंटेंस, 10 बार 15 बार सेकंड सेंटेंस, 10 बार 15 बार थर्ड सेंटेंस, फिर फोर्थ सेंटेंस। उसके बाद आप अच्छा खासा लंबा सेंटेंस बिल्कुल रवानी के साथ, बगैर रुके हुए, बगैर अटके हुए आप बोलेंगे, और आप खुद फील करेंगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है। इज द गर्ल वॉकिंग क्वाइटली और नॉइजिली? Is the girl walking quietly or noisily? इसका आंसर है she is, she is को हम बोलेंगे she is walking quietly, she is walking quietly, वो आहिस्तगी के साथ चल रही है। अब हम एक नए मौजू की तरफ आते हैं। उर्दू में हम किसी को कहते हैं आप बैठ जाएं, और कभी किसी को कहते हैं तू बैठ जा। आप बैठ जाएं,
तू बैठ जा। जब हम ये कहते हैं आप बैठ जाएं, तो इसका मतलब है हमने महज़ब अंदाज के साथ, तहजीब के साथ, शाइस्तगी के साथ, अदब एहतराम को मलहूज़ खातिर रखते हुए मुखातिब हुए हैं दूसरे से, और उसे अदब एहतराम के अंदाज में कहा है आप बैठ जाइए। और अगर हम ये कहेंगे तू बैठ जा, और बड़े आराम से कहेंगे तू बैठ जा, कोई गुस्सा नहीं किया, बड़े प्यार से बात की है, तू बैठ जा, सुनने वाला कहेगा कि इससे बेहतर था कि कोई गाली दे दी जाती, कोई सख्त बात कर दी जाती, कोई थप्पड़ मार दिया जाता, जूता मार दिया जाता। लेकिन ये लफ्ज का जख्म तू बैठ जा, इसका मतलब है इस शख्स ने मेरी इज्जत नहीं की। ये अल्फाज हैं। इंग्लिश में भी यही उसूल पास औकात होता है। तू और आप में तो वो सिर्फ यू ही बोलते हैं। हमारे यहाँ उर्दू में आपके लिए अलग लफ्ज है आप, और तू के लिए अलग लफ्ज है तू तुम। लेकिन इंग्लिश में तू को भी यू कहते हैं, आप को भी यू कहते हैं, तुम को भी यू कहा जाता है। लेकिन बोलने के अंदाज से फिर भी वो समझ लेते हैं कि किसी ने गुस्ताखी की है, किसी ने इर्रेस्पेक्ट और एहतराम के बगैर बात की है, इज्जत का ख्याल नहीं रखा, और किसने इज्जत से, प्यार से, मुहज़्ज़ब अंदाज के साथ बात की है। मे आई हैव एन आइसक्रीम प्लीज, इसका मतलब है क्या मुझे आइसक्रीम मिल सकती है। मे आई हैव एन आइसक्रीम प्लीज, ये दुकानदार से हम कह रहे हैं, शॉपकीपर के पास हम गए और हमने उसको कहा मे आई हैव एन आइसक्रीम प्लीज, मे आई हैव एन आइसक्रीम प्लीज। और दुकानदार जब हमें आइसक्रीम देगा तो दो तरह के जुमले बोलेगा। नंबर एक, हियर इट इज, ये लीजिए, हियर इट इज, ये लीजिए। और बाज़ औक़ात वो कहेगा हियर यू आर। हियर यू आर का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ खड़े हैं, इसका मतलब है आपने जो चीज़ मांगी है वो ये रही। हियर इट इज और हियर यू आर दोनों का मतलब है ये ले लीजिए, ये आपने जो चीज़ मांगी है ये रही। हियर इट इज और हियर यू आर दोनों का माना एक है, ये ले लीजिए। उसके बाद जिस बच्ची ने बात की है वो कहती है थैंक्स, यानी आपका बहुत शुक्रिया। एक और ग्राहक आते हैं दुकान पर और वो आइसक्रीम ही मांगते हैं, लेकिन कहते हैं गिव मी एन आइसक्रीम। गिव मी को जब बोला जाता है तो गिव मी के बजाय गिव मी बोला जाता है। गिव मी एन आइसक्रीम, इसका मतलब ये है कि तू आइसक्रीम दे दे, ये उर्दू में तर्जुमा है इसका। वो नेटिव स्पीकर वो इसका मफहूम वैसा ही लेगा जैसे हमें कोई अगर ये कहे कि तू मुझे आइसक्रीम दे दे, तो ये बदतमीजी वाला जुमला शुमार होता है। हालांकि हम जब तर्जुमा करेंगे गिव मी एन आइसक्रीम तो यही तर्जुमा करेंगे कि मुझे आइसक्रीम दे दीजिए। लेकिन इंग्लिश में जब कोई नेटिव इंग्लिश स्पीकर या लिसनर इंग्लिश बोलने वाले को, सुनने वाले को, समझने वाले को ये कहेगा गिव मी एन आइसक्रीम, तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि वो मांगने वाला, लेने वाला ये कह रहा है तू मुझे आइसक्रीम दे दे। इसको बदतमीजी वाला सेंटेंस कहते हैं। एक बच्ची गई है दुकान पर तो हम कहेंगे उसने कुछ कहा, तो जब बच्ची ने कुछ कहा तो हम कहेंगे द गर्ल स्पीकिंग, द गर्ल स्पीकिंग, द गर्ल स्पीकिंग, कि बच्ची बोल रही है, बच्ची ने कुछ बात कही। बच्ची ने ये नहीं कहा गिव मी एन आइसक्रीम, बल्कि बच्ची ने कहा है मे आई हैव एन आइसक्रीम प्लीज, और दुकानदार ने कहा है हियर इट इज, हियर यू आर, और बच्ची ने कहा थैंक्स। अब हम बच्ची की गुफ्तगू पर बात करते हैं। द गर्ल स्पीकिंग, द गर्ल स्पीकिंग, ये 10-15 बार बोलेंगे आप। उसके बाद आप बोलेंगे द गर्ल इज स्पीकिंग, द गर्ल इज स्पीकिंग, द गर्ल इज स्पीकिंग, गर्ल इज स्पीकिंग। द गर्ल इज स्पीकिंग की बजाय हम कहेंगे द गर्ल स्पीकिंग, द गर्ल स्पीकिंग। इज हम बोल रहे हैं, द गर्ल स्पीकिंग,
समझ नहीं आ रही कि इस बोला है या नहीं, लेकिन इस मौजूद है। नेटिव स्पीकर भी ऐसे ही इंग्लिश बोलती हैं। द गर्ल स्पीकिंग, द गर्ल स्पीकिंग, द गर्ल वाज स्पीकिंग, द गर्ल वाज स्पीकिंग। वाज का सेट, वाज का एस स्पीकिंग के एस में मिल जाएगा। द गर्ल वाज स्पीकिंग, द गर्ल वाज स्पीकिंग, द गर्ल वाज स्पीकिंग। द गर्ल इज स्पीकिंग, इसका मतलब है बच्ची बोल रही है, लड़की बोल रही है। द गर्ल वाज स्पीकिंग यानी वो बोल रही थी। दो अंदाज हैं बोलने के। द गर्ल स्पीकिंग पोलाइटली, द गर्ल स्पीकिंग पोलाइटली। पोलाइटली का मतलब है शाइस्तगी के साथ, तहजीब के साथ, प्यार के साथ, एहतराम के साथ बात करना। पोलाइटली, नरमी के साथ बात करना। द गर्ल स्पीकिंग पोलाइटली। और दूसरा अंदाज है द गर्ल स्पीकिंग रूडली। रूडली कहते हैं गुस्ताखाना अंदाज में बात करना, बदतमीजी से बात करना, रूडली। द गर्ल स्पीकिंग पोलाइटली, द गर्ल स्पीकिंग रूडली। अब सवाल है, इज द गर्ल स्पीकिंग पोलाइटली या रूडली? क्या बच्ची, क्या लड़की शाइस्तगी के साथ, नरमी के साथ बात कर रही है या बदतमीजी के साथ बात कर रही है? हमने देखा कि मे आई हैव एन आइसक्रीम प्लीज। बच्ची ने पोलाइट वे में बात की है, पोलाइटली बात की है, लिहाजा हमारा जवाब होगा शी स्पीकिंग पोलाइटली, शी स्पीकिंग पोलाइटली। उम्मीद करते हैं आज का सबक आपकी समझ में आ गया होगा। आपने हर सेंटेंस को 20-25 बार बोलना है, उसके बाद इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश में बेहतरी आएगी और आप लंबा सेंटेंस भी एक सांस में बगैर रुके, बगैर अटके बोलने के काबिल हो जाएंगे। नए सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अतहर आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।